इंसानों से लगाना मुश्किल काम है, क्योंकि इंसान बेवफा है, इंसान की असल बेवफा है। और सारी इंसानों से दोस्ती लगाना मुश्किल काम है, क्योंकि इंसान बेवफा है। ये क्या डिस्कशन चल रही है? किसका लेक्चर चल रहा है? वेलकम बैक। आप लोग अवेलेबल हैं सारे? नहीं मैम, अभी 8 हुए हैं, 9 आ जाए सारे। मैम जो ये एलेक्स की असाइनमेंट अपलोड हुई थी वो हमने तो नहीं करनी थी ना? मेघा मौजूद हैं यहाँ पे, मोहम्मद फैजान, मोहम्मद मलूक, नज़ीर, मोहम्मद वक़ार, नज़ीर अहमद। मैम वो अब 1 घंटे वाली ब्रेक नहीं होगी? क्यों बेटा 1 घंटे वाली क्यों होगी? आपको कैफेटेरिया थोड़ी जाना है, ये थोड़ी है। अब तो घर में आप फ्रिज में जाएं, जो चीज पसंद आ रही है आप लेकर आ जाएं, आप खाते भी रहें, क्लास भी लेते रहें। किस चीज के लिए ब्रेक चाहिए? मैम याद आता है ना 1 घंटे की ब्रेक होती थी। हाँ तो वो उसका मकसद खत्म हो गया ना। 1 घंटे की ब्रेक किसी रीजन से होती थी कि कैफेटेरिया में हमारे पास रश था, तो अब तो उसकी जरूरत ही नहीं है। अब घर का सिचुएशन तो बिल्कुल डिफरेंट है। 3 बजे से लेके, बल्कि 4 बजे से लेके 7 बजे तक हमारी क्लासेस है, जो हमारा टाइम है। असल में तो ब्रेक भी नहीं है, लेकिन क्योंकि हम नमाज पढ़ते हैं इसलिए हम ब्रेक ले रहे हैं, वरना तो कंटिन्यूस हमें 4 बजे से लेके 7 बजे तक क्लास लेनी है। आज की क्लास में तो मैंने 4 से 7 ही टाइम रखा है। नेक्स्ट वीक से मैं थोड़ा सा टाइम लिया करूंगी, 3:45 बजे क्लास शुरू कर दूं, तो आप लोगों को मेरे ख्याल में कोई 10 मिनट 15 मिनट से प्रॉब्लम तो नहीं होगा। 4:45 से हम 6:45 तक क्लास ले लें, तो उसका मुझे ये फायदा होगा कि मैं पॉइंट पिक कर सकूंगी। 7 बजे पॉइंट आईबीए की जो है वो वहां से निकलेगी। आज तो मैं अपने घर से ही लेक्चर दे रही हूँ। नेक्स्ट वीक से क्योंकि मैं आईबीए से लूंगी लेक्चर, तो मुझे वापसी के लिए पॉइंट 7 बजे की मिल जाए, तो मैं 6:45 बजे लेक्चर को वाइंड अप करूंगी। मैम वहाँ जरूरी है क्या आईबीए? ओके मैम। हाँ थोड़ा बेहतर है ना कि मतलब हम जरा ये सिस्टमैटिक तरीका रहता है, हम लोगों के लिए बेहतर है। मैम शक्कर वाले आ सकते हैं क्लास लेने? नहीं, असल में सोशल डिस्टेंसिंग वाला चीज तो रखनी नहीं। क्लासेस सस्पेंडेड है, क्लास एक्टिविटी नहीं होगी, लेकिन टीचर बेहतर है कि क्लासरूम से देगा। तो बहुत सारी चीजें, जैसे आपको मेरा पीछे साउंड आ रहा होगा ना, इररेलेवेंट नॉइजेस आपको आ रही होंगी, तो घर में जब हम लोग लेक्चर देते हैं तो बहुत सारी डिस्टर्बेंसेस होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। आईबीए में वो सब नहीं होता। इंटरनेट कनेक्शन बड़ा अच्छा है वहाँ पर, बाकी सारी फैसिलिटीज है, साउंड प्रूफ तकरीबन कमरा है, बाहर के शोर की आवाज नहीं आती। बहुत सारे फायदे हैं कि टीचर वहां से दे, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए बेहतर है, आपकी हेल्थ के लिए बेहतर है कि आप, अब देखें ना मेरा हाल भी यही है, मुझे इतनी खांसी हो रही है, तो यहाँ मैं घर पर हूँ तो ठीक है, वरना तो अगर मैं क्लास में ले रही होती तो फिर आप सब जो है वो इन डेंजर हो जाते ना। मैम वो सादत का मैसेज आया था मुझे, वो कह रहा था मेरा माइक खराब है। कोई बात नहीं, सादत का माइक खराब है तो कोई मसला नहीं, आप लेक्चर सुन सकते हैं। मैं कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगी आपसे। और दूसरी बात ये है कि रिकॉर्डेड लेक्चर आप सुन सकते हैं अगर कोई और मसला है तो। आप लोगों के लिए माशाल्लाह। वाली जी जी, असाइनमेंट जो है वो हमारी तो नहीं है ना? क्यों नहीं है? आपकी भी है बेटा। मैम तो उसका टाइम तो हो गया होगा ना, हमने हाँ तो देखा आपको मैं होगा। आज दूंगी ना, आपको अब दूंगी। वो एक्चुअली एक छोटी सी असाइनमेंट, वो कोई बहुत बड़ी असाइनमेंट नहीं है जो आप समझ रहे हैं असाइनमेंट का मतलब। क्लास एक्टिविटी उस वक्त आप मुझे क्लासरूम में होते तो आप वहीं कॉपी पे करके दिखा देते ना। अब यहाँ पर ये मसला है कि मैं कैसे देखूंगी कि आप क्या कर रहे हैं, तो आप जल्दी से मुझे लिख कर दिखा देंगे। तो वो कोई ऐसी ग्रेडेड असाइनमेंट नहीं, उससे आपने देखा होगा कोई ग्रेड नहीं लगाया मैंने।
वो ऐसी क्लास एक्टिविटी की तरह है, लेकिन हाँ मुझे सबमिट जरूर कराएंगे, तो मुझे पता चलेगा कि कौन बच्चे हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अगर आप सबमिट ही नहीं कराएंगे इसका मतलब है कि आप क्लास में एक्टिव नहीं है ना। सही बात है। तो ये है, वो ऐसी असाइनमेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट असाइनमेंट जो है वो सैटरडे को आप जरूर देख लीजिएगा, वो ग्रेडेड है और 5 मार्क्स है, क्योंकि अभी 25 दिसंबर तक ही मुझे आपका सेशन कंक्लूड करना है, और उसमें आपके 10 मार्क्स और हैं जो मुझे ऐड करने हैं ना, जो सेकंड सेशनल नहीं हुआ, सेकंड जो मिड टर्म होता है हमारा वो नहीं हुआ, तो वो उसके 10 मार्क्स मुझे असाइनमेंट्स में जो एडजस्ट करने हैं, वो एक तो इसी वीक में ले लूंगी इंशाल्लाह और एक नेक्स्ट वीक, तो वो 10 मार्क्स आपके वो हो जाएंगे मिड के बदले समझिए। सही है। मैम कुछ कोर्स कम हुआ है वैसे या वही है सेम? तकरीबन वही है, बहुत माइनर। मैंने क्योंकि ऑटोमेटा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 70% से ज्यादा कवर हो चुका था, लेकिन फिर भी जो कंटेंट्स थे उसमें जो बहुत ही कोई ऐसी चीजें थी जो मुझे लगता है कि ऑनलाइन में आप नहीं अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, मैंने बहुत मामूली कट डाउन किया है। ऑटोमेटा के अंदर मैंने ज्यादा चेंजिंग नहीं की है, बाकी कोर्सेज के अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग की है, क्योंकि उनके कंटेंट्स जिस हिसाब से थे। आपका तो कवर्ड था, तो आपका तकरीबन वैसा ही रहेगा। ये बहुत लकीली कि हमने कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर स्टार्ट कर दी थी फिजिकल सेशन में, क्योंकि ये ऑनलाइन में एकदम अगर आप समझते तो आपको ज्यादा डिफिकल्टी होती। तो अब आज का जो लेक्चर है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम फर्स्ट सेशन इसका फिजिकल ले चुके हैं। कर चुके हैं। चलें जी, अब हम स्टार्ट मेरे ख्याल में कर देते हैं, ताकि हम 1 घंटे के अंदर आखिरी टॉपिक भी अपना कवर कर सकें और हम वाइंड अप कर सकें। हम क्या पढ़ रहे थे? कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के बारे में पढ़ रहे थे, और हम कह रहे थे कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर रेगुलर या नॉन रेगुलर हो सकती है। तो समराइज करेंगे, 2 इम्पोर्टेंट बातें हैं। पहला सवाल जो मैं आपसे इस स्लाइड के हवाले से जानना चाहती हूँ कि आपको क्लियर हो चुका हो, वो ये कि रेगुलर और नॉन रेगुलर ग्रामर में फर्क क्या होता है, हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ग्रामर रेगुलर है या नॉन रेगुलर है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ वो ये कि क्यों ग्रामर का रेगुलर होना इंपॉर्टेंट है, अगर नॉन रेगुलर है तो क्या हो गया। कौन देगा मुझे इस बात का जवाब? मैम रेगुलर में एम्बिग्यूटी नहीं होती, नॉन रेगुलर में एग्जैक्टली एम्बिग्यूटी होती है हमारे बिल्कुल पास। सही कह रहे हैं मलूक, बेहतरीन। अगर हम रेगुलर ग्रामर बनाते हैं तो उसमें एम्बिग्विटी का कोई हमें डाउट नहीं होता, इसलिए ग्रामर का रेगुलर होना बहुत अच्छा है। अब मेक श्योर कैसे करें कि ग्रामर रेगुलर ले, कोई और जवाब दे। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी? वो मैम ए से हम बीएक्स कर सकते हैं, या तो फिर वो नॉन टर्मिनल्स, वर्ड और सेमी वर्ड नॉन वाला। टर्मिनल से एक टर्मिनल हो और नॉन एग्जैक्टली टर्मिनल भी। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर इस स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से वो ग्रामर वर्क कर रही होगी तो डेफिनेटली वो अनएम्बिगुअस होगी, और अगर ग्रामर जो है वो इस फॉर्म से नहीं मिलती होगी तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि उसको एम्बिगुअस हो सकती है। ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर होगा। आखिरी इस सेशन को कंक्लूड करने से पहले, अगर कोई ग्रामर आपके पास लेफ्ट लीनियर है तो उसको राइट लीनियर बनाया जा सकता है, और अगर आपके पास कोई ग्रामर राइट लीनियर है तो उसको लेफ्ट लीनियर बनाया जा सकता है। उसका एक सिंपल फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये कि देखें, ये हमारे पास एक लेफ्ट लीनियर ग्रामर लिखी है। लेफ्ट लीनियर क्यों है? क्योंकि ए एकदम पहले बी प्रोड्यूस कर रहा है, एक वेरिएबल को प्रोड्यूस कर रहा है, वो है बी, और उसके बाद टर्मिनल्स को प्रोड्यूस कर रहा है। और टर्मिनल एनी नंबर ऑफ टर्मिनल हो सकते हैं, 1 2 3 4 5, जितने भी टर्मिनल्स हैं वो हो सकते हैं। तो ये ग्रामर क्या है? ये ग्रामर है लेफ्ट लीनियर। अच्छा, अब अगर मैं इसको राइट लीनियर में कन्वर्ट करना चाहती हूँ तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? उसका सिंपल फॉर्मूला है कि जो आपकी लेफ्ट लीनियर ग्रामर होती है ना, उसकी प्रोडक्शन इस शेप में होती है। उसकी प्रोडक्शन होती है ए प्रोड्यूसेस बी, और वी हमने टर्मिनल ले लिया। तो अगर मुझे इसको राइट लीनियर में कन्वर्ट करना होगा तो इस वी का रिवर्स पहले रख दूं। एक तो वी को पहले रखना है, जाहिर है टर्मिनल पहले आएंगे फिर वेरिएबल आएगा, ये बात तो तय है कि वेरिएबल को पहले रखना है और टर्मिनल को पहले रखना है, और टर्मिनल का भी रिवर्स। तो अगर यहाँ पर A1 B1 A2 B A1 A2 A3 A4 AK तक मौजूद है, तो यहाँ पर मैं कहाँ से शुरू करूंगी? AK से शुरू करूंगी। AK -1 AK -2 से लेकर A1 तक आऊंगी। पहले टर्मिनल का रिवर्स होगा, देन वेरिएबल होगा। ये एक जनरल फॉर्म है कि अगर आपके पास ग्रामर राइट लीनियर शक्ल में हो तो उसका जो इनिशियल स्ट्रिंग है उसका रिवर्स करके रख दें तो वो आपको लेफ्ट लीनियर मिल जाएगी। लेफ्ट लीनियर से आप इसमें में राइट लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर होगी ये बात? यस मैम, सही है। ठीक है, तो ये भी एक ऐसी स्लाइड ऐड कर दी है अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आप इसकी थोड़ी प्रैक्टिस अगर करके देखेंगे तो अच्छा हो जाएगा।
जो हमारा मेजर कंसर्न है आज के सेशन का, वो है चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, ऐसा टॉपिक जो कि आपको लॉन्ग रन में भी काम आएगा। अगर आप कहीं इंटरव्यूज वगैरह देते हैं या आप कहीं एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह में अप्लाई करते हैं, वहां पर भी चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के हवाले से सवाल आते हैं। अगर आप आगे अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में या वैसे ही कंपाइलर का जो आप कोर्स पढ़ेंगे वहां पर अपने पार्सर वगैरह को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, वहां पर चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म आपको बहुत काम में देगी। ग्रामर लिखने का बेहतरीन और स्टैंडर्ड तरीका, हमने रेगुलर ग्रामर तो पढ़ी है, लेकिन रेगुलर ग्रामर पे मैंने ज्यादा फोकस इसलिए नहीं किया कि रेगुलर ग्रामर से भी बेटर फॉर्म हमारे पास मौजूद है। तो ग्रामर की जो सबसे रिफाइंड शक्ल, जो सबसे बेहतरीन शक्ल हम बना सकते हैं, वो है चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। बनाने वाले साहब का नाम था, जिन्होंने इस पैटर्न को इंट्रोड्यूस किया था, उनका नाम था नॉर्म चॉम्स्की। उनके नाम पर ही इस ग्रामर को हम चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। इसको हम शॉर्ट में CNF भी कहते हैं। कभी कभार अगर आपको CNF का लफ्ज सुनने में आए तो इसका फुल फॉर्म होता है चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। होती क्या है चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म? सबसे पहले, when working with context free grammar, it is often convenient to have them in simplified form. सबसे अच्छी बात है, सबसे convenient बात है कि ग्रामर को सिंपल से सिंपल लिखा जाए। ग्रामर को कॉम्प्लेक्स लिखना कोई कमाल नहीं है। ग्रामर तो डेफिनेटली, अब आप कहेंगे कि भाई सी लैंग्वेज है, जावा है, पाइथन है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कॉम्प्लेक्स हैं, तो जाहिर है हम बहुत इंटेलिजेंट साउंड करेंगे अगर हम ग्रामर को कॉम्प्लेक्स वे में लिख रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। ग्रामर अगर जितनी सिंपल होगी उतनी ही वो इजीली अंडरस्टैंडेबल होगी। ना सिर्फ वो इजीली अंडरस्टैंडेबल होगी, बल्कि वो कंप्यूटर के लिए भी इजीली प्रोसेसेबल होगी। तो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म एक ऐसी ग्रामर है कि जो बहुत ही सिंप्लीफाइड होती है, रीड करने में बहुत आसान होती है। अगर आपके सामने चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म की ग्रामर लिखी हो तो आप उसको बहुत आसानी से रीड कर लेंगे। अगर वो इस फॉर्म में नहीं होगी तो हो सकता है आपको उसको समझने में डिफिकल्टी हो। और ना सिर्फ ये कि आपको रीड करने में आसानी होगी, बल्कि वो एक ऐसी ग्रामर है कि उसका अगर हम पार्सर इंप्लीमेंट करेंगे वो पॉलिनोमियल टाइम में प्रोसेस भी हो जाएगी। ये टर्म आपने पहले सुनी होगी, ये खैर ऑटोमेटा की टर्म नहीं है, टर्म है एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ एल्गोरिथम की। आपने पढ़ा है ना, एनालिसिस की क्लास आप ले चुके हैं, अभी कह रहे हैं। पॉलिनोमियल टाइम मुझे कोई समझाएगा क्या होता है? O of n, big O n, n स्क्वायर, ये सब क्या है? ये क्या है? ये पॉलिनोमियल टाइम है। ये पॉलिनोमियल टाइम है, ठीक है। रियलिस्टिक टाइम आमतौर पर एक एवरेज प्रोसेसिंग टाइम जो हम एक कंप्यूटर से एक्सपेक्ट करते हैं, प्रैक्टिकल टाइम, कि जिस टाइम में अगर कंप्यूटर का कोई सॉफ्टवेयर प्रोसेस कर रहा है तो हम उसको रिलायबल समझते हैं, रोबस्ट समझते हैं, उस टाइम कंस्ट्रेंट को कहते हैं पॉलिनोमियल टाइम। तो अगर आपकी ग्रामर चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में लिखी होगी तो वो पॉलिनोमियल टाइम में प्रोसेस हो जाएगी। लेकिन अगर वो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगी तो हो सकता है कि उसका जो प्रोसेसिंग टाइम है ना, वो पॉलिनोमियल ना रहे। और अगर वो पॉलिनोमियल नहीं रहेगा तो फिर वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स एक एल्गोरिथम बन जाएगा, और हो सकता है कि इन टर्म्स ऑफ मेमोरी, इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटेशनल पावर, आपके लिए वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाए उसको बनाना। तो ग्रामर्स कितने भी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेजेस क्यों ना हो, उनकी ग्रामर सिंपल लिखी जाती है, और कितनी सिंपल, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म की सूरत में लिखी जाती है। होती क्या है चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म? चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में हमारे पास सिर्फ दो टाइप्स की प्रोडक्शन होती है। जैसे कि रेगुलर ग्रामर में दो टाइप्स की प्रोडक्शन होती है, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में भी दो टाइप की प्रोडक्शन होती है, मगर ये बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड शक्ल है, ठीक है। किस टाइप की प्रोडक्शन हो सकती है? या तो एक नॉन टर्मिनल के साथ दो नॉन टर्मिनल एसोसिएटेड हो सकते हैं, एक पेयर ऑफ नॉन टर्मिनल, दो एसोसिएटेड हो सकते हैं, या फिर सिंगल वन टर्मिनल। इसको अगर मैं मैथमेटिकली आपको दिखाना चाहूँ, इसकी फॉर्मल डेफिनेशन, a context free grammar is Chomsky normal form if every rule is one of the following form। ये दो फॉर्म्स है, अगर सारे ग्रामर के रूल इन दोनों में से किसी एक शेप के हैं एग्जैक्टली, तो फिर वो ग्रामर चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है, अदरवाइज नहीं। पहली शेप क्या है कि एक नॉन टर्मिनल एक वेरिएबल कॉल कर रहा हो दो वेरिएबल्स को, ना दो से ज्यादा ना दो से कम, और ना कॉम्बिनेशन है हमारे पास। एक देखिए, एक ये भी मजे की बात है कि इसमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं है वेरिएबल्स और टर्मिनल्स का।
यहाँ पर सिर्फ 2 वेरिएबल्स हैं और या सिर्फ एक नॉन टर्मिनल, एक टर्मिनल, सॉरी। क्लियर है? तो अगर इस तरह से ग्रामर लिखी होगी तो इस तरह की ग्रामर को हम कहते हैं चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। क्लियर है आप लोगों को? मैम इसमें रिपीटेड हो सकता है, ए प्रोड्यूस करे डबल बी? हाँ बिल्कुल रिपीटेड हो सकता है, रिपीट होने में कोई मसला नहीं है। हमें बस ये प्रॉब्लम है कि एक नॉन टर्मिनल प्रोड्यूस करेगा 2 ही नॉन टर्मिनल को, एक पेयर को ही प्रोड्यूस करेगा। मैम ये फर्स्ट लाइन में लिखा है बी एंड सी, ए बी एंड सी, मैम ये 2 काउंट होंगे वेरिएबल? जी ये 3 है, ए बी एंड सी 3 वेरिएबल्स हैं, लेकिन इन 3 वेरिएबल की सेटिंग कुछ ऐसी है कि एक वेरिएबल 2 को कॉल कर रहा है। वेरिएबल तो 3 ही है, लेकिन इनमें से जो पहला वेरिएबल ए है वो प्रोड्यूस क्या कर रहा है, वो आगे से 2 वेरिएबल को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है? अच्छा, यहाँ पर एक और बहुत समझने की इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि एस प्रोड्यूसेस, मैं लिख रही हूँ ए और ए प्रोड्यूसेस ए और बी प्रोड्यूसेस, ये 3 प्रोडक्शंस देखें। अगर मैं आपसे पूछूं ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में लिखी हैं या नहीं लिखी? लिखी हैं, ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म है। यही चॉम्स्की यही कहता है कि भाई आप एक वेरिएबल से 2 वेरिएबल्स प्रोड्यूस करवाएं या 2 अल्फाबेट्स प्रोड्यूस, एक ही अल्फाबेट प्रोड्यूस करवाएं। अच्छा यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। अच्छा लेट्स सपोज मैं इसके साथ एसोसिएट कर देती हूँ एक लैम्डा। ये एक कहने की बात, बहुत इंपॉर्टेंट समझने की बात ये है कि चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म कहती है कि नल प्रोडक्शंस नहीं होनी चाहिए, परमिटेड नहीं है कि आपकी चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स नल प्रोडक्शन को इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि नल प्रोडक्शन आमतौर पर अननेसेसरी होती है। आमतौर पर नल प्रोडक्शन ऐसी होती है कि अगर उसको नहीं भी लिखें तो भी ग्रामर बन सकती है, तो वो सिंप्लीफाइड नहीं होती। अगर आप नल को इरेज कर दें, नल को खत्म कर दें, तो ग्रामर ज्यादा सिंप्लीफाइड हो जाती है। ठीक है? जैसे कि अगर मैं आपसे जी बेटे, एम्बिग्युइटी भी आ जाती है ना? एम्बिग्विटी तो ये वहां पर आती है, वहां पर डिटर्मिनिज्म का मसला होता है। कहाँ पर? एफएज के अंदर, वो तब के आपको कौन सी स्टेट पर रहना है, लेकिन यहाँ पर कोई एम्बिग्विटी नहीं है। बी से प्रोड्यूस हो सकता है लैम्डा, ये एम्बिग्विटी नहीं है। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के केस में इसको एम्बिग्विटी नहीं कह रहे हैं, लेकिन इसको एक अननेसेसरी मूव जरूर कह रहे हैं कि ये मूव नेसेसरी नहीं था, ये नहीं भी होता तो भी ठीक था। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं ये ग्रामर कौन सा ऐसा इनपुट है जिससे पार्स हो जाएगा, ये ग्रामर एक्सेप्ट किसको कर लेगी? इस ग्रामर को अगर मैं बी दूं तो एक्सेप्ट हो जाएगा? नहीं होगा। नहीं होगा। वेरी गुड, पहुंच पा रहे हैं। ये नंबर ऑफ एज को काउंट कर, मतलब एज को प्रोड्यूस कर रही है। वेरी गुड, आप एज तक पहुंच गई। नंबर ऑफ एज को भी नहीं, एक्चुअली आप गौर करें तो सिर्फ ए को प्रोड्यूस करेगी। यस मैम, सिर्फ एक ए। एस किसको प्रोड्यूस कर सकता है? सिर्फ ए और बी को, और कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। और ए और बी किसको प्रोड्यूस कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल एस ने प्रोड्यूस किया ए और बी। अब ए क्या प्रोड्यूस कर सकता है? ए के पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। ए सिर्फ एक चीज प्रोड्यूस कर सकता है, वो है स्मॉल ए। और बी सिर्फ एक चीज प्रोड्यूस कर सकता है, नल। तो अल्टीमेटली ये ग्रामर क्या प्रोड्यूस कर सकती है? ए, सिर्फ ए। ऐसा है ना? 3 प्रोडक्शन लिखी हुई है, मैंने 3 लाइनें लिखी हुई हैं, और ये 3 लाइनें की ग्रामर लिखने से एक्चुअली सिर्फ एक्सेप्ट क्या हो पा रहा है? ए। अच्छा, अब मजे की बात ये देखें कि अगर मैं कंसिडर करूं कि ये प्रोडक्शन नहीं है, इसको मैं डिलीट कर दूं, अब ये ग्रामर क्या प्रोड्यूस कर रही है? सिर्फ 2 है। सिर्फ ये 2 प्रोडक्शंस हैं। अब इस ग्रामर से क्या प्रोड्यूस होगा? इसमें बी है ही नहीं। मैम ये फिर गलत नहीं हो जाएगा? हाँ बी, मतलब... चले एक मिनट, मैं
समझे कि मैंने उस प्रोडक्शन को बी को इरेज कर दिया, तो अब क्या प्रोड्यूस कर रही है? सिर्फ ए। तो समझाने की बात यह है कि बी एक अननेसेसरी सिंबल है, बी एक नल प्रोडक्शन है, ऐसी प्रोडक्शन के जो कुछ प्रोड्यूस ही नहीं कर रही, जो इस ग्रामर में कुछ खास कंट्रीब्यूट नहीं कर रही। तो अगर उसको इरेज कर दिया जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म एक बात ये भी कहती है कि हमें नल प्रोडक्शंस की जरूरत नहीं है। लेकिन आखिरी बात जो कि आपको ध्यान से समझने की है, अब अगर ये स्मॉल भी प्रोड्यूस कर रहा है तो ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म हो गई। यहां पर अगर लैम्डा आ जाएगा तो ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म नहीं रहेगी, यहां पर अगर लैम्डा आ जाएगा तो ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म नहीं रहेगी। लेकिन अगर स्टार्ट सिंबल ए प्रोड्यूस करेगा तो हम उसको करने दें। स्टार्ट सिंबल अगर लैम्डा को प्रोड्यूस करेगा, इंसर्ट सिंबल लैम्डा, तो हम इसको अलाउ करेंगे। समझ में आ रही है आपको मेरी बात या नहीं? ये नहीं है ना क्या? मैम ये वे भी तो सही है ना। हाँ, सिर्फ पहले तो अगर थोड़ा सा अगर आप इस बात को अपने जहन में याद रख सकें, याद रखने की, रट्टा मारने की बात ये है कि लैम्डा प्रोड्यूस कर सकता है सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट सिंबल, बाकी जितनी भी सिंबल्स है ना वो लैम्डा प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अगर वो करेंगे तो वो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में नहीं आते, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बाकी सबको क्यों प्रोड्यूस नहीं करने दे रहे और इसको क्यों प्रोड्यूस करने दे रहे हैं? लेट्स सपोज हमारे पास लैंग्वेज होती है, मैं आपसे कहूं कि एक लैंग्वेज है ए स्टार और एक लैंग्वेज है ए प्लस, इन दोनों लैंग्वेजेस के अंदर फर्क क्या है? मैम एक में लैम्डा एक्सेप्ट होता है स्टेरिक वाले में और प्लस वाले में सिंगल लगता है। ठीक है, इस लैंग्वेज के अंदर अलाउएबल, इस सेट के अंदर अलाउएबल स्ट्रिंग्स क्या होंगे? इसके अंदर एक एक्सेप्ट होगा, दो एक्सेप्ट होंगे, तीन एक्सेप्ट होंगे, एनी नंबर ऑफ एज एक्सेप्ट होंगे, लेकिन नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगा। इसकी जब मैं ग्रामर लिखूंगी तो उस ग्रामर के अंदर लैम्डा की प्रोडक्शन नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, ठीक है, कहीं पे भी नहीं आनी चाहिए। लेकिन अगर मैं इस ग्रामर, इस वाले लैंग्वेज की ग्रामर लिखूंगी, वो लैंग्वेज जिसके अंदर नल स्ट्रिंग हो सकता है, यानी वो पूरी की पूरा स्ट्रिंग ही सिर्फ नल हो सकता है, एम्प्टी हो सकता है, ठीक है ना। यानी HTML फाइल और जावा फाइल के अंदर क्या फर्क है? अगर मैं जावा फाइल खाली बना दूं तो वो पार्स होगी? नहीं होगी। लेकिन HTML फाइल डॉट HTML अगर मैं खाली बना दूं तो वो पार्स हो जाएगी? हो जाएगी, ठीक है ना। एम्प्टी हो सकती है, HTML फाइल एम्प्टी हो सकती है ना, फिर भी रन हो जाएगी। और जावा फाइल अगर एम्प्टी होगी, उसमें कुछ भी नहीं लिखूंगी तो वो रन नहीं होगी। तो ए स्टार एक ऐसी लैंग्वेज है कि वो नल को प्रोड्यूस करने की इजाजत देती है। तो ऐसी इस केस में हम ग्रामर जब लिख रहे होंगे ना, तो मुझे यहाँ पर स्टार्ट सिंबल से लैम्डा प्रोड्यूस करवाना ही पड़ेगा। एस प्रोड्यूसेस ए एस या फिर लैम्डा, ठीक है। तो हम ये इजाजत दे रहे हैं कि लैम्डा प्रोड्यूस कर सकता है कौन? स्टार्ट सिंबल। क्योंकि जब स्टार्ट सिंबल लैम्डा प्रोड्यूस करता है उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है, उसकी ये इंपॉर्टेंस होती है कि पूरी लैंग्वेज उससे डिस्क्राइब हो रही होती है। लेकिन जब कोई और सिंबल लैम्डा प्रोड्यूस कर रहा होता है तो वो एक इररेलेवेंट काम कर रहा होता है, उसको करने की जरूरत नहीं। नहीं समझ में आई बात? जैसे हम पॉइंट लिखते थे ना, अगर मैं, ये एक नंबर है 1, ठीक है, ये 1 के आगे मैं 0 लगाती जाऊं तो ये हर एक 0 इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1 के आगे लग रहा है। लेकिन अगर मैं 1 के पीछे 0 लगाऊं तो कितने भी लगाऊं ये इननेसेसरी है, इनके होने से 1 की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आगे की तरफ अगर मैं 0 लगाती हूँ तो 1 की वैल्यू पर फर्क पड़ता है। इसी तरह अगर मैं डेसिमल पॉइंट की बात करूं कि 1.0 है, तो पॉइंट के आगे मैं कितने भी 0 लगाती रहती हूँ ये वैल्यूएबल नहीं होते। लेकिन अगर मैं पॉइंट से पहले 0 है तो वो लगाना बहुत जरूरी होता है। इसी तरह जैसे ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है बचपन से, इसी तरह हमें ये समझने की यहाँ पर बहुत जरूरत है कि चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में आपका स्टार्ट सिंबल लैम्डा प्रोड्यूस करता है तो वो इम्पोर्टेंस होता है, उसकी अहमियत होती है, वो एक इम्पोर्टेंट प्रोडक्शन होती है। लेकिन अगर स्टार्ट सिंबल के अलावा जो भी फॉलोइंग वेरिएबल्स हैं वो अगर लैम्डा को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो वो अननेसेसरी होते हैं, वो आपकी ग्रामर में
अननेसेसरी मूव्स को ऐड कर रहे होते हैं, उनके कोई वो ग्रामर के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे होते। क्लियर कर पाई हूँ मैं अपनी बात? यस मैम। ठीक है, तो अब आप ये इसको पढ़ें कि क्या लिखा हुआ है। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इज अ चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म इफ every rule is in the form of A produces BC and A produces A, where A is any terminal, A कोई भी terminal हो सकता है, and A, B, C are variables, any variables, except B and C may not be the start terminal. B और C start terminal नहीं है और S start terminal है, और S अगर start terminal है तो हम S produces epsilon को permit करते हैं. In addition we permit S produces epsilon. S produces epsilon permitted है, B produces epsilon permitted नहीं है, C produces epsilon permitted नहीं है. क्लियर हो रही है बात? तो सिर्फ स्टार्ट सिंबल के लिए ये बात परमिटेड है कि वो एप्सिलॉन को प्रोड्यूस कर पाए. ये है चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म. अब इम्पोर्टेंट चीज ये है कि किसी स्टेरिक जो लिखा था आपने वो फिर चॉम्स्की में नहीं है ना? ना वो तो ग्रामर ही नहीं है. ये ए स्टेरिक जो है ये ग्रामर नहीं है, ये है रेगुलर एक्सप्रेशन. लेकिन ये मैंने लिखी इसलिए थी कि आपके जहन में एक लैंग्वेज आ जाए. लैंग्वेज डिस्क्राइब करनी है ना मुझे आपको, तो मेरे पास 2-3 चीजें हो सकती हैं. अगर कोई लैंग्वेज डिस्क्राइब करनी है, मैं रेगुलर एक्सप्रेशन लिख दूं आप समझ जाएंगे, एफए बना देती आप समझ जाते, सीएफजी लिख दूं तो आप समझ जाएंगे. तो मैंने एक लैंग्वेज, एक सिर्फ एक नोटेशन है, लेकिन आपके जहन में एक इनफाइनाइट नंबर आ जाना चाहिए अल्फाबेट्स का कि ये लैंग्वेज है जो क्या क्या एक्सेप्ट कर रही होगी ना. इस नोटेशन का कमाल ये है कि जैसे मैं ये नोटेशन लिखती हूँ आपके जहन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिंबल्स आ जाते हैं. ऐसा है? अच्छा, लेकिन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिंबल्स आते हैं, लेकिन पहला सिंबल आपके जहन में क्या आता है इसके साथ? लैम्डा आ जाता है. आपको पता है कि अगर ये ए स्टार है तो इसका पहला एलिमेंट होगा नल, यानी जिसमें ए भी नहीं होगा. तो अगर मुझे ऐसी ग्रामर की सीएफजी लिखनी है, ये ग्रामर रेगुलर एक्सप्रेशन से तो मैं एक्सप्रेस कर ही सकती हूँ, लेकिन अगर ऐसी कोई ग्रामर होती किसी भी लैंग्वेज के अंदर, वो कोई और लैंग्वेज है, जरूरी नहीं एक क्लोजर हो, लेकिन कोई भी ऐसी लैंग्वेज है कि जो क्लोजर को सपोर्ट करती है, उसके अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी है. क्लोजर एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना हमने लैंग्वेजेस की. क्लोजर वो प्रॉपर्टी है कि जिस लैंग्वेज में क्लोजर प्रॉपर्टी होती है वो लैंग्वेज नल को सपोर्ट करने लगती है. यानी उस लैंग्वेज के अंदर कुछ भी ना लिखा हो तो भी अलाउएबल है. एक एलिमेंट हो तो भी अलाउएबल, 2 एलिमेंट हो तो अलाउएबल है, 0 एलिमेंट हो तो भी अलाउएबल होता है. ठीक है. अगर मुझे ऐसी किसी लैंग्वेज की सीएफजी लिखनी है जो क्लोजर को सपोर्ट कर रही है, तो फिर वहां पर मुझे स्टार्ट सिंबल से लैम्डा जनरेट कराना जरूरी हो जाएगा. ठीक है. और वहां पर लैम्डा बहुत इंपॉर्टेंट होगा. वहां पर मैं लैम्डा वाली प्रोडक्शन को डिलीट नहीं कर सकती. अगर मैंने डिलीट कर दिया तो इसका क्या मतलब है कि अब वो ग्रामर लैम्डा ही नहीं प्रोड्यूस कर सकती, मतलब ही चेंज हो जाएगा. नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन अगर कोई और सिंबल भी मौजूद है ग्रामर के अंदर, लेट्स सपोज बी, सी, डी कोई भी, और वहां पर लैम्डा प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो लैम्डा हमारे लिए बिल्कुल इररेलेवेंट है. अगर हम उस लैम्डा को खत्म भी कर देंगे तो ग्रामर को चेंज नहीं होना चाहिए, वो हमें और सिंप्लीफाइड उसको कर सकते हैं. एग्जाम्पल करेंगे तो आपको बात चीज और ज्यादा क्लियर होगी. ठीक है. सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक सीएफजी ली हमने और सीएफजी को हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं सीएनएफ में. सीएनएफ में कन्वर्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं. आप इंटरनेट से सेवरल ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो सबसे अच्छा मुझे लगा, जो मुझे समझाने में आसान है, वो है आपकी जो रेफरेंस बुक 2 LMS पर अपलोडेड है. अच्छा, लॉग आउट हो चुका है. चलिए, ये जो हमारी रेफरेंस बुक 2 है, माइकल सिप्सर की बुक है. इस बुक के अंदर से आप पढ़िएगा तो आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आएगी कि हम किसी ग्रामर को चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं. वैसे आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने इस बुक को फॉलो किया, इसलिए मैंने आपको बताना जरूरी समझा. इस बुक के अंदर 4 स्टेप्स गिवन है. कि अगर कोई एक आपको ग्रामर गिवन है तो उस ग्रामर को अगर हमें सीएनएफ में कन्वर्ट करना है तो ये 4 स्टेप्स ले लें, आपकी ग्रामर सीएनएफ में कन्वर्ट हो जाएगी. पहला स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. पहला स्टेप है मेक अ न्यू स्टार्ट वेरिएबल दैट अपीयर्स ऑन द राइट. ठीक है. फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ग्रामर है, कोई भी ग्रामर हो सकती है आपके पास, उसका ऑलरेडी कोई स्टार्ट सिंबल होगा. पहला काम आपको ये करना है कि ये स्टार्ट सिंबल खत्म कर दें, अपनी तरफ से एक नया स्टार्ट सिंबल ऐड कर दें. अपनी तरफ से मैंने एक नया स्टार्ट सिंबल ऐड किया.
उस स्टार्ट सिंबल का नाम रख दिया मैंने E0, ठीक है, या E डैश नाम रख दिया मैंने, कोई भी नाम रख सकती हूँ, ठीक है। और अब मैंने कह दिया कि ये E डैश जो मैंने अभी अभी बनाया है ये प्रोड्यूस कर रहा है E। तो इस एक प्रोडक्शन के ऐड कर देने से मेरी ग्रामर की जो प्रोसेसिंग है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो स्ट्रिंग इस ग्रामर के अंदर एक्सेप्ट हो रहे हैं वही स्ट्रिंग इस ग्रामर के अंदर एक्सेप्ट होंगे। सिर्फ क्या किया है कि मैंने एक स्टेप ऐड कर दिया है, एक सिंबल अपनी तरफ से ऐड कर दिया है, सिंबल मेरे काम आएगा आगे, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी ग्रामर मिली हो उस ग्रामर के साथ आप एक एडिशनल स्टार्ट सिंबल नया अपनी तरफ से डिफाइन कर दें, ये आप कर लेंगे। अगर S है पहला सिंबल तो आप S डैश प्रोड्यूसेस S कर दें, अगर F है पहला सिंबल तो आप F डैश प्रोड्यूसेस F कर दें। एक नया वेरिएबल, उसका नाम अपनी तरफ से कुछ भी रखें, लेकिन वो क्या प्रोड्यूस करता हो, आपका पुराना वाला स्टार्ट सिंबल। सारे कर लेंगे? यस मैम। यस मैम। ठीक है। लेट सपोज अगर ये ग्रामर है आपके सामने और इस ग्रामर को आपको पहला स्टेप करना है तो क्या करेंगे? A produces B C and A produces A. A dash produces A. वेरी गुड, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, A डैश प्रोड्यूसेस A। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया। अब हमारे पास कोई भी प्रोडक्शंस होंगी, कोई भी नंबर ऑफ प्रोडक्शंस होंगी, पहला जो स्टार्ट सिंबल है वो स्टार्ट सिंबल हम किससे प्रोड्यूस करवाएंगे? एक नए सिंबल से। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप है किल नल प्रोडक्शंस, किल लैम्डा प्रोडक्शंस। आपकी ग्रामर के अंदर जो नल प्रोडक्शंस हैं उनको उड़ा दें, उनको खत्म कर दें। लेकिन ये सोचना है कि नल प्रोडक्शंस कौन सी ऐड करनी है, हमें खत्म करनी है सिर्फ और सिर्फ जो स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल वाली नहीं है वो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कौन सी प्रोडक्शन खत्म करने की जरूरत है? X X। ठीक है, ये प्रोडक्शन हम अगर खत्म भी कर दें तो ग्रामर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे कि आपने कहा कि ये x फिर इररेलेवेंट हो जाएगा, इस x को भी खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये x, ये सारा जो रेड से मैंने लिखा है, ये ना भी लिखा हो तो ग्रामर का मीनिंग वही है। ये ग्रामर जो पूरी यहाँ पर लिखी है और ये ग्रामर, ये दोनों बिल्कुल इक्वलेंट है। ये हम डायरेक्टली इसको नल प्रोडक्शन को इरेज कर सकते हैं। आपके सामने अगर ऐसी ही ग्रामर है और उसके अंदर नल प्रोडक्शन है तो उस नल प्रोडक्शन को आप इरेज करें और उस सिंबल को भी इरेज करें। मैम अगर उससे कुछ क्रिएट करना हो तो? किससे? देखिए यहाँ पर इसीलिए तो इसको हम इसलिए इरेज कर पा रहे हैं कि x से कुछ और क्रिएट ही नहीं हो रहा। x से सिर्फ एक चीज क्रिएट हो रही थी और वो था लैम्डा। तो हमने लैम्डा को भी रिमूव कर दिया और जैसे ही हमने लैम्डा को रिमूव किया तो हमें पता चला x की जरूरत ही खत्म हो गई, तो x को भी रिमूव कर दिया। जब यहाँ से रिमूव किया तो यहाँ से भी रिमूव कर दिया। लेकिन ये तो है बेस्ट केस, जरूरी नहीं कि आपकी ग्रामर हमेशा ऐसी होगी, आपकी ग्रामर ऐसी भी हो सकती है, ठीक है। S प्रोड्यूस कर रहा है A S A, S प्रोड्यूस कर रहा है B S B और S प्रोड्यूस कर रहा है लैम्डा। अब अगर मैं सिर्फ और सिर्फ लैम्डा को यहाँ से हटा दूं तो ग्रामर सही नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये ग्रामर जनरेट क्या कर रही है? नंबर ऑफ बीज, इवन की ग्रामर है ना, इवन नंबर ऑफ एज एंड इवन नंबर ऑफ बीज को प्रोड्यूस कर पाएगी, ठीक है ना। तो अब मैं इसको इरेज कर दूंगी तो अब इसका मतलब सिर्फ ये रह गया कि ये सिर्फ 2 एज को प्रोड्यूस कर सकती है और 2 बीज को, इसका मतलब ही चेंज हो गया। ये मतलब हमें चेंज नहीं करना। तो अब इसको एकदम ऐसे इरेज नहीं कर देंगे जैसे हमने पिछली वाली ग्रामर में कर दिया। पिछली वाली ग्रामर में तो हमने सिर्फ और सिर्फ सेलेक्ट किया प्रोडक्शन को, कौन सी मुझे डिलीट करनी है, मैंने डिलीट का बटन दबा दिया। इधर मैंने, अगर व्हाइट बोर्ड होता तो मैं आराम से इरेज कर देती। यहाँ पर मैंने कोई मेहनत नहीं की, कोई दिमाग नहीं लड़ाया, सिर्फ इरेज किया है। लेकिन ये इस ग्रामर के केस में हो सकता था, यहाँ पर ये फीजिबल नहीं है, लॉजिकल नहीं है, क्योंकि ग्रामर का मतलब चेंज हो जाएगा इस प्रोडक्शन को इरेज करने से। तो अब मुझे करना क्या पड़ेगा कि मैं इसको इरेज तो डेफिनेटली करूंगी, लेकिन अगले स्टेप में इसको इरेज करने से पहले मैं क्या करूं कि लैम्डा की वैल्यू, एस की जो वैल्यू है ना, एस की वैल्यू मैं दोनों जगह पर पुट कर दूं। एस की वैल्यू मैं इधर भी पुट कर दूं, एस की वैल्यू इधर भी पुट कर दूं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले अब मुझे रिजल्टेंट ग्रामर बनानी है। रिजल्टेंट ग्रामर में ये तो सही है, ये प्रोडक्शन, इसमें मुझे कोई मसला नहीं था, ये प्रोडक्शन भी सही है, ये इसमें भी कोई मसला नहीं था। लेकिन मसला किसमें है? डबल है। अब मैं पहली वाली प्रोडक्शन के अंदर s की वैल्यू पुट करती हूँ। पहली वाली प्रोडक्शन के अंदर अगर मैं s की वैल्यू पुट करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? डबल है, डबल है।
ठीक है, लेकिन एस एक और जगह भी यूज हुआ हुआ है, यहाँ पर भी यूज हुआ हुआ है। तो एस के अंदर मैं लेमडा की वैल्यू पुट करूंगी तो क्या होगा? डबल बी। डबल बी। अब ये ग्रामर, अब मैं आराम से इस सिंबल को डिलीट कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये इस ग्रामर की जो हमने पहले डिस्कस की हुई थी, इस ग्रामर की इक्विवेलेंट ग्रामर जो है नल प्रोडक्शन डिलीट करने के बाद वो ये बनेगी। क्लियर हो रहा है? तो सेकंड स्टेप इस ग्रामर के केस में हम ऐसे करेंगे, नल प्रोडक्शन को हमने डिलीट कर दिया और नल प्रोडक्शन को डिलीट करने के बाद ये जो नल की वैल्यू है वो हमने बाकी सब जगह पे पुट कर दी। सही है? लेकिन हमने तो पढ़ा था अगर मैम पहले रूल में थोड़ी ये कंफ्यूजन मैम। देखें हमारा स्टेप क्या है, ये वाला किलिंग नल प्रोडक्ट, इस वाले पहले रूल में पहले रूल में मैम जो पहला है, ये मेक अ न्यू स्टार्ट सिंबल। यस मैम। मैम स्टार्ट सिंबल तो वैसे हमारे पास ऐसे ही होता है ना, तो जो पहले आपने एग्जांपल दिया जो पहले ए प्रोड्यूसेस, मैं पीछे जाए पीछे, मैं पीछे स्लाइड, हाँ ये इसमें मैम जैसे आपने बोला कि अगर ए बी सी कर रहा है प्रोड्यूस, तो एक हम स्टार्ट बनाएंगे तो ए के ऊपर वो देंगे कॉम्प्लीमेंट प्रोड्यूसेस ए। तो मैम स्टार्ट वेरिएबल तो हमारा ऐसे ही होता है जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, जरूरी नहीं है। देखिए ना, कभी एस होगा कभी ई होगा, ये भी तो हमने एग्जांपल की थी। मैं एक मिनट खोलूं ये वाली, ये भी तो कोई CFG थी ना, ये वैलिड थी CFG, सही है ना? इसका स्टार्ट सिंबल क्या था? सही ई। हमने इससे पहले ये भी तो कोई पढ़ी थी, इसका स्टार्ट सिंबल क्या था? उसका नाम ही स्टार्ट था। ठीक है, हमने ये भी तो कोई CFG पढ़ी थी, इसका स्टार्ट सिंबल क्या था? सेंटेंस। अगर मुझे इस ग्रामर के ऊपर वो पहला वाला रूल अप्लाई करना होगा तो मैं कैसे करूंगी? कुछ भी नाम रख दूं अपनी तरफ से, बस मुझे पता होना चाहिए कि ये मेरा बनाया हुआ है। मैं एस भी नाम रख सकती हूँ, एस डैश भी नाम रख सकती हूँ। ठीक है, और प्रोड्यूसेस सेंटेंस, ये मेरा पहला रूल अप्लाई हो गया। अब ये करने से ग्रामर की प्रोसेसिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह अगर ये वाली प्रोडक्शन थी मेरे पास, सही है, अगर ये है, इसके ऊपर मैं पहला रूल अप्लाई करना चाहती हूँ तो ई डैश या ई नॉट या कोई भी नाम रख लें, या E1 कह देती हूँ मैं, E1 प्रोड्यूसेस ई। तो जो भी आपका स्टार्ट सिंबल है उसकी स्टार्ट वाली हैसियत खत्म कर दें थोड़ी देर के लिए, उसको कह देंगे वो स्टार्ट सिंबल ही नहीं है, और आप एक नया अपनी तरफ से ऐड करें। ठीक है, सही है मैम। तो ये है हमारा फर्स्ट स्टेप कि आपको पहले क्या करना है, एक नया स्टार्ट सिंबल लेना है। दूसरा स्टेप, इसमें अगर ए प्रोड्यूसेस नल कर रहा है तो उसमें भी यही फॉलो करेंगे रूल। हाँ हाँ स्लाइड पे मैम, फोर्थ जी जी, इसमें भी यही रूल फॉलो करेंगे। इसमें अगर ए नल प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको हम नहीं करेंगे, मतलब खत्म नहीं करेंगे। नहीं, उसको हम खत्म करेंगे, उसको खत्म करने का, लेकिन हमारे पास प्रोसीजर आ जाएगा ना कि ये हमने नया ऐड इसीलिए किया है कि जब मैं लेट सपोज ये प्रोड्यूस कर भी रहा है नल, तो जब मैं एक नया स्टार्ट सिंबल ऐड करूंगी तो उसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी ना मुझे। अच्छा हाँ सही है। ठीक है, जब मैं इसको खत्म करूंगी नल प्रोडक्शन को तो मैं उसकी वैल्यू इसमें पुट करूंगी। ठीक है, तो मुझे रिजल्टेंट वैल्यूज मिल जाएंगी। सही है मैम, सही है। आगे एग्जांपल करते हैं तो आपको और ज्यादा ये बात क्लियर हो जाएगी। अच्छा, ये भी एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये थोड़ी सी और कॉम्प्लेक्स एग्जांपल है लेकिन ये करेंगे तो मजा आएगा ना। अच्छा, अब क्या है कि यहाँ पर हमें कौन सी नल प्रोडक्शन को डिलीट करना चाहिए? एक्स को डिलीट करना चाहिए। तो हमें मिलना क्या चाहिए? इसको थोड़ा सा मैं यहाँ कॉपी कर लेती हूँ ताकि हम लिख सकें।
अगर मैं इसमें से ये लैम्डा प्रोडक्शन डिलीट करना चाहती हूँ तो क्या करूँ? सबसे पहले पहली वाली प्रोडक्शन कैसी रहेगी? ऐसी है जैसी है वैसी रहेगी ना। ए प्रोड्यूसेस, एक्स भी वैसा ही रहेगा अपनी जगह पर, उसमें लैम्डा नहीं है, उसको हटाने की जरूरत नहीं है। और ए वाई ए ये भी अपनी जगह पर वैसा ही रहेगा। ठीक है, फिर हमारी जो दूसरी वाली प्रोडक्शन है एक्स प्रोड्यूसेस, अब यहाँ पर y तक तो बात बिल्कुल ठीक है, y रहेगी अपनी जगह, लेकिन लैम्डा खत्म हो जाना चाहिए। तो अब इस लैम्डा को खत्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जहाँ पे x से वहाँ पे रिप्लेस करेंगे दोनों, वहां पे दोनों रिप्लेस करेंगे करके मुझे वैसे। लैम्डा लगाना पड़ेगा। वेरी गुड। तो अब मैं यहाँ पर क्या लगा दूं? सबसे पहले ऊपर वाली प्रोडक्शन में मुझे x नजर आ रहा है, हाँ मैम, तो यहाँ पर मैं x की जगह लैम्डा पुट करूंगी, मुझे क्या सिर्फ मिलेगा? b, सिर्फ b। सिर्फ b। एग्जैक्टली। और यहाँ पर कोई और बोले मलूक के अलावा, अगर मैं यहाँ पर मुझे करने की जरूरत है नहीं, यहाँ पर मुझे करने की जरूरत नहीं है। और मुझे लैम्डा की वैल्यू कहाँ पुट करने की जरूरत है? मलूक के अलावा कोई बताए मुझे, शाबाश। मैम y में y प्रोड्यूसेस b और x। y प्रोड्यूसेस, बिल्कुल सही आप कह रही हैं। ठीक है, y प्रोड्यूसेस b तो बिल्कुल ठीक है, b वैसे का वैसा ही रहे, लेकिन x के बदले क्या आ जाना चाहिए? फिलहाल क्या लिखूं यहाँ पे? बिल्कुल सही आप लोग कह रहे हैं, इंसर्ट सिंबल ठीक है। ये मैंने क्यों किया है? क्योंकि मैंने यहाँ से लैम्डा खत्म किया है, तो यहाँ से लैम्डा खत्म करने की कंडीशन यही है कि जहां जहां x है वहां पे मैं लैम्डा की वैल्यू पुट कर दूं। इधर मैंने लैम्डा की वैल्यू पुट की तो मुझे b मिल गया, और इधर मैंने लैम्डा की वैल्यू पुट की तो कुछ और मिल नहीं पा रहा, लैम्डा लगाना मेरी मजबूरी है। लेकिन अब क्या करूं? नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि यहाँ मैम पर अब ये वाला लैम्डा भी खत्म करेंगे। इरेज करना पड़ेगा। वेरी गुड। तो मुझे यहाँ से ये लैम्डा को इरेज कर देना चाहिए, लेकिन यहाँ से इरेज करने की एक शर्त है कि जहां जहां y है वहां पर मुझे क्या लिखना उसको पड़ेगा? भी रख देना, लैम्डा लैम्डा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दूं यहाँ पर मैंने लिख दिया लैम्डा। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा? डबल ए आ जाएगा। y की जगह मैंने लैम्डा पुट कर दिया। ठीक है, नीचे में खत्म। और अब जी मैम लेकिन y b भी तो प्रोड्यूस कर रहा है ना। हाँ, y b भी प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसलिए b को तो हम खत्म नहीं कर रहे ना, हमने खत्म सिर्फ लैम्डा को किया, तो हम वैल्यू किसकी पुट करेंगे? सिर्फ और सिर्फ। अब हम x को, मुझे ये बताएं कि हम x को खत्म कर सकते हैं? यस मैम, आप कर सकते हैं। यस मैम। x की जगह मैं लिख रही हूँ y, क्योंकि y प्रोड्यूस कर रहा है b, लैम्डा को मैंने खत्म कर दिया। सही है। ठीक है, समझ में आई बात या नहीं आई? लेकिन मैम वहाँ पे ऊपर हम x को मतलब हाँ, रिप्लेस सही तो सही कर रहे बिल्कुल। हैं, तो हम कौन सा करें रिप्लेस, हमें कैसे पता? सारे या x जो भी आपके दो राइट हैंड। प्रोडक्शन है ना मैम, ऊपर तो हम मैम, x y खत्म कर रहे प्रोड्यूसेस हैं b ना। एंड y प्रोड्यूसेस x। y प्रोड्यूसेस b और y प्रोड्यूसेस x। b से हमें कोई एतराज ही नहीं था, b को हमने अपनी जगह पर हाँ रहने वो दिया। सही है, ठीक है, वो सही है। लेकिन हमें सबसे पहले b से, यहाँ से बात शुरू नहीं हुई थी, बात शुरू हुई थी इस लैम्डा से। हमें y प्रोड्यूस करने पे कोई एतराज नहीं था, लेकिन हमें लैम्डा प्रोड्यूस करने पे एतराज था। तो हम लैम्डा को यहाँ से इरेज करना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ से इसको, जैसे व्हाइट बोर्ड पे लिखा है, मैं यहाँ से इसको रबर से इरेज नहीं कर सकती, क्योंकि आगे की जो सारी प्रोडक्शन है उन पे असर पड़ेगा। तो इसको इरेज करने से पहले मुझे इस लैम्डा की वैल्यू सब जगह पुट करनी होगी जहां जहां लैम्डा आ सकता था। अगर मैं यहाँ लैम्डा पुट कर दूंगी तो उसका असर क्या पड़ेगा? मैंने बी लगा दिया यहाँ पर।
ठीक है। और अगर मैं यहाँ लेमडा पुट कर देती तो क्या असर पड़ता, मैंने x लगा दिया उसके बदले, ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्योंकि यहाँ y के साथ लेमडा आ गया था, इस वजह से उस लेमडा को इरेज करने के लिए लेमडा y के साथ मैंने लिखने में थोड़ी सी गलती की, y के साथ लेमडा इस तरह लिखा जाएगा, यहाँ पर लेट्स एप्सिलॉन लिख दूं, मैं यहाँ पर e लिख रही हूँ लेकिन मेरा मतलब है एप्सिलॉन, ठीक है। अब मुझे इस लेमडा पे एतराज था, तो इसको मैं यहाँ से इरेज तो करना चाहती हूँ, लेकिन इसको इरेज ऐसे नहीं कर सकती। इसको इरेज करने का ये है कि जहां जहां लेमडा की वैल्यू y में आ रही है तो y पे मैं लेमडा पुट करके देखूं, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया है कि y अपनी जगह सही है, इस पे मुझे एतराज नहीं है, लेकिन लेमडा होने पर एतराज था। तो y में लेमडा की वैल्यू पुट कर दें तो कुछ भी नहीं आएगा, इसलिए ये प्रोडक्शन तो मैं आराम से डिलीट कर सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर भी y यूज हुआ है, तो इस y को मैंने डबल a कर दिया। अब मैं आसानी से इस एप्सिलॉन को इरेज कर सकती हूँ, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा। अगर नहीं भी क्लियर है तो बुक से एक दफा खुद पढ़ेंगे, खुद समझेंगे, तो आपको जरूर मेरी बात समझ आएगी, ठीक है, कि कैसे हुआ है। कोई अच्छा ट्यूटोरियल पढ़ें, इंटरनेट से देखिए, बहुत सारे वीडियो में समझाने के बहुत सारे तरीके हैं, या सबसे अच्छा सोर्स है बुक, जो आपकी सिप्सर वाली बुक है, उसने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। इसको एक दफा खुद करके देखेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। कुछ नहीं करना है, जितनी दफा हम लैम्डा को इरेज कर रहे हैं तो लैम्डा की वैल्यू जहां जहां हम वो वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है वहां पर लैम्डा की वैल्यू पुट करके उन प्रोडक्शंस को ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्योंकि टाइम शॉर्ट है और मुझे ये लेक्चर खत्म करना है यहाँ पर, तो हम थर्ड इस पे आ जाते हैं। अब हमारा अगला स्टेप है कि किल यूनिट प्रोडक्शन। यूनिट प्रोडक्शन किसको कहते हैं? यूनिट प्रोडक्शन कहते हैं ऐसी प्रोडक्शन को कि एक नॉन टर्मिनल एक ही नॉन टर्मिनल को प्रोड्यूस कर रहा हो, क्योंकि हमें एक नहीं चाहिए, हमें तो पेयर ऑफ नॉन टर्मिनल चाहिए। तो जहां कहीं भी एक नॉन टर्मिनल सिर्फ एक ही नॉन टर्मिनल को प्रोड्यूस कर रहा हो ना, उनको हम किल कर सकते हैं, उनको हम इरेज कर सकते हैं। जब ये इरेज करेंगे तो मजे की बात है कि ये जो अभी अभी हमने डाली थी ना अपनी जबरदस्ती, एक नया स्टार्ट सिंबल ऐड किया था, ये भी खत्म हो जाएगा। थर्ड स्टेप में ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा हमारा स्टेप जो हमने फर्स्ट स्टेप में किया था। तो थर्ड स्टेप क्या है? लिखा हुआ है ना? जी बेटा, हाँ सॉरी, ये मैं सब जगह पे ये वाली गलती की है कि मैंने इसको उल्टा लिख दिया। ये ऐसे है, S नॉट प्रोड्यूसेस S, ठीक है। तो जब हम ये यूनिट प्रोडक्शंस को डिलीट करेंगे तो ये प्रोडक्शन भी खुद ब खुद इरेज हो जाएगी। तो अब इसको करने का तरीका क्या होगा यूनिट प्रोडक्शन को इरेज करने का? सबसे पहले हम इजी सी एग्जांपल देखते हैं। देखिए S प्रोड्यूस कर रहा है A और ये प्रोडक्शन मुझे अच्छी नहीं लग रही, मैं चाहती हूँ कि ये प्रोडक्शन खत्म हो जाए। तो इसको खत्म करने का मेरे पास क्या तरीका है? मैं देख रही हूँ S क्या प्रोड्यूस कर रहा है A और A क्या प्रोड्यूस कर रहा है A। ये बिला वजह ट्रांजिटिव रिलेशनशिप हमने ऐड किया हुआ है कि S पहले A प्रोड्यूस करे और A जाके A को प्रोड्यूस करे। मैं डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकती, मीनिंग तो वही है, डायरेक्टली S प्रोड्यूस कर रहा है A, सही है, ठीक है। तो ये सबसे अच्छी एग्जांपल है, बेस्ट केस एग्जांपल है कि आपके पास ऑप्शन है ए को, कि S जो है वो डायरेक्टली A को प्रोड्यूस कर पाए या टर्मिनल को प्रोड्यूस कर पाए। लेकिन हमेशा हमारा लक इतना अच्छा नहीं होगा कि हमारी ग्रामर ऐसी हो, ग्रामर ऐसी भी हो सकती है। S प्रोड्यूस कर रहा है A और A प्रोड्यूस कर रहा है A भी और B भी। तो अब बजाय इसके कि मैं इसको A से प्रोड्यूस कर पाऊं, मैं इस A को इरेज कर सकती हूँ और ये A और B डायरेक्ट S से प्रोड्यूस करवा सकती हूँ। मैम ये तभी करेंगे जब ट्रांजिशन हो रही होगी ना? जी जी बिल्कुल, ये ट्रांजिशन हो रही है ना, ये एक अलग ग्रामर है, एक अलग ग्रामर है। S प्रोड्यूसेस A और A प्रोड्यूसेस A एंड B, और हम स्टेप पे किस पे खड़े हैं? हम स्टेप पे खड़े हैं किल यूनिट प्रोडक्शन। ये यूनिट प्रोडक्शन है हमारी, इस यूनिट प्रोडक्शन को मैं इरेज करना चाहती हूँ। तो अगर मैं इस प्रोडक्शन को इरेज करना चाहती हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ये करना पड़ेगा कि A की वैल्यू मुझे यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी। अब A की वैल्यू A भी हो सकती है, A की वैल्यू B भी हो सकती है, तो मैं यहाँ पर A भी पुट करूंगी और B भी, फिर A को आराम से इरेज कर दूँ। क्लियर हो रही है बात? सही है मैम। यस मैम। एक तीसरी एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर S प्रोड्यूस कर रहा है AB और BA, और A प्रोड्यूस कर रहा है सिंगल A और B प्रोड्यूस कर रहा है सिंगल B। इसको अगर मुझे इरेज करना है तो मैं कैसे करूँ? इसको जरा हम साइड में करते हैं।
मैम ए को सब्स्टिट्यूट करेंगे। बिल्कुल ठीक है। अब मसला क्या है कि हम कौन सी प्रोडक्शंस को खत्म करना चाहते हैं? हम खत्म करना चाहते हैं सिंगल ए को, हमें सिंगल ए नहीं चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो ये स्टेप कैसे करेंगे? यहाँ से ए को खत्म करने का हमारे पास क्या तरीका है? यहाँ से ए को खत्म करने के बाद ये तरीका है कि जहां जहां ए है वहां पर ए की वैल्यू पुट कर दी जाए। ए की वैल्यू क्या है? स्मॉल ए, और ए की जगह यूज हुआ हुआ है, तो मैं चाहूँ तो इस स्मॉल ए को ए की जगह पर लिख सकती हूँ, लिख दिया। और अगर मैं ऐसा कर दूंगी तो अब मैं इस पोजीशन में हूँ कि इसको इरेज कर दूं। अब मैं चाहती हूँ ये बी भी इरेज कर दूं, तो बी इरेज करने से पहले बी की वैल्यू क्या है? स्मॉल बी। जहां जहां बी इस्तेमाल हुआ है वहां पर बी की वैल्यू रख दूं। ये मैंने बी की वैल्यू रख दी। अब मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं इसको इरेज कर दूं। तो ये ग्रामर बिल्कुल इक्विवेलेंट है अभी भी, लेकिन इसकी यूनिट प्रोडक्शंस जो हैं वो इरेज हो चुकी है। एक आखिरी एग्जांपल लेते हैं। मैं चाह रही हूं कि मैं इस 0 और 1 को खत्म कर दूं। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि x 0 ना प्रोड्यूस कर पाए और x 1 ना प्रोड्यूस कर पाए। यहाँ पर मैं इनको नॉन टर्मिनल ले रही हूँ, लेट्स सपोज कि ये दो नॉन टर्मिनल ही है। ठीक है, या मैं इसको 0 1 के बदले कुछ और ले लूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, एक यूनिट प्रोडक्शन है और मैं दो यूनिट प्रोडक्शंस को एक साथ डिलीट करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि एक्स वाई भी प्रोड्यूस ना कर सके और एक्स जेड भी प्रोड्यूस ना कर सके, और ग्रामर भी वैसी की वैसी रहे जैसी है। तो क्या करूं? कौन बताएगा मुझे? मैम दोनों दफा करेंगे, एक्स की जगह एक वाई पहले फिर जेड, हर जगह पे दो वैल्यूज बनेगी। अब एक्स की जगह पे मुझे क्या रखना चाहिए? पहले वाई वाई रखें, भी मतलब वाई Z। रखूं सबसे पहले। एक्स की जगह पे मैंने रख दिया वाई और ए वैसे का वैसा रह गया। तो ये मैं किस प्रोडक्शन को डील कर रही हूँ? ये मैं इस वाली प्रोडक्शन को डील कर रही हूँ। इसकी जगह मैंने क्या रख दिया? वाई रख दिया, लेकिन इसकी जगह मुझे जेड भी रखना है। जेड भी रखना। ठीक है, तो इसकी जगह मैंने जेड भी रख दिया। अब क्या लिखूंगी? जेड और ए। अभी तक मैं किस को डील कर रही हूँ? इस प्रोडक्शन को डील कर रही हूँ, ये प्रोडक्शन। ठीक है, अच्छा ये हो गया एक। और भी तो है मेरे पास, वाई बी जेड बी। S प्रोड्यूसेस एक्स बी, तो अब यहाँ पर आ जाएगा वाई बी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वाई बी एंड जेड बी। ठीक है। ये क्यों आया? ये इस प्रोडक्शन को डील करने की वजह से आया कि x की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं यहाँ पर। x की वैल्यू y भी है, x की वैल्यू z भी है। ठीक है, मैम इससे कॉम्प्लेक्स नहीं हो रहा, मतलब एक्स प्रोड्यूस, मतलब अभी तो ये 2 कर रहा है, अगर 26 अल्फाबेट्स करे ये तो फिर कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल नहीं हो मैंने खुद जाएगा? रखी है बच्चे, वरना करने की जरूरत नहीं आएगी, लेकिन मैंने एग्जाम्पल खुद रख दी है ताकि आप बाद में कर सकें। फिर ये होता है ना कि ये होता है कि हमने लेक्चर में इजी एग्जाम्पल्स कर लिए और पेपर में कॉम्प्लेक्स आ गए, तो ये जरूरी नहीं कि ऐसी आएगी। जाहिर है कि अभी चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म नहीं है, लेकिन ये मैंने एक एग्जाम्पल रख ली कि अगर ऐसा कोई केस आ गया तो आप उसको डील कैसे करेंगे। बाकी ऐसा जाहिर है कि अल्टीमेटली चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म अभी बन नहीं रही है आपकी, तो इससे आसान ही केस आएंगे जब आप चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने में आएंगे। तो ये डेफिनेटली हम चॉम्स्की की तरफ फिलहाल मूव नहीं हो पा रहे, लेकिन मैं आपको एक वेरिएबल को इरेज करने का, किल करने का तरीका बता रही हूँ कि किसी वेरिएबल को अगर आप इरेज करना चाहें ग्रामर के अंदर से तो रूल क्या अप्लाई होता है। ये आपको इस एक्सरसाइज से बात समझ में आ जाएगी कि जैसे अब मैं चाह रही हूँ, मैं बार बार ये चाह रही हूँ कि मैं ये वाला एक्स वेरिएबल इरेज ही हो जाए किसी तरीके से, ये प्रोडक्शन ही इरेज हो जाए, एक्स वेरिएबल मुझे कहीं यूज ही ना करना पड़े। तो इसका तरीका ये हो सकता है कि ये दोनों इसकी जो वैल्यूज हैं ये उठा के इनको इनकी करस्पॉन्डिंग जगह पर रख दो। अब इस दफा मैं इस वाले जो प्रोडक्शन है ना उसको डील कर रही हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ए और x की दो वैल्यूज हैं, x की एक वैल्यू है y और एक वैल्यू है z। यहाँ पर a y आ जाएगा और a z आ जाएगा। और आखिरी अब मैं किसको डील करना चाह रही हूँ? ये हो चुकी है। अब मैं लास्ट वाली जो है प्रोडक्शन, इसको डील कर रही हूँ। मैम जी
लेकिन ये जो रूल हम पढ़ रहे हैं, इसमें रूल जो अप्लाई कर रहे हैं, ये चॉम्स्की ही बना रहा है ना, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म बनाने ही कर रहे हैं ना। ये रूल पढ़ हम इसी कर रहे हैं, लेकिन ये एग्जाम्पल इत्तेफाक से चॉम्स्की नहीं बना रही है। ये रूल हम इसीलिए पढ़ रहे हैं कि बना पाए अच्छा। चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। लेकिन मैं आपको इरेज करने का, ये सिर्फ एक सिंपल रूल है, किल नल प्रोडक्शन। एक और बात ये देख लेना कि हम चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में 4 स्टेप आते हैं। बेस्ट केस है कि आपको ठीक। कोई ग्रामर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात पूछ रही हूँ। वैसे तो रियल लाइफ में आपको एक ग्रामर होगी और उसको चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कभी कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा भी हो सकता है कि आपसे कोई कहे कि ग्रामर उसमें चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म इरेज करें, या आपसे थोड़ा करतब दिखाने को भी कहा जा सकता है। आपसे कहा जा सकता है मैं आपको ग्रामर दूंगा, मैं कहूँ इसमें से बी इरेज कर दे, तो कह सकती हूँ ना। तो आपकी ग्रामर के ऊपर कितनी हैंड्स ऑन है ये चेक करने के लिए आप थोड़ी थोड़ी ये प्रैक्टिस करके देखें। ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि किसी वेरिएबल को अगर हम ग्रामर में से इरेज कर देते हैं तो क्या होता है, इसकी प्रैक्टिस करनी लाजमी है आपके लिए, क्योंकि जाहिर है कि इस तरह की कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ जाती है। ठीक है, अच्छा तो ये आखिरी वाली प्रोडक्शन, इसको हम कैसे डील करेंगे? बी अपनी जगह पर रहेगा, लेकिन एक्स के बदले एक्स की दोनों वैल्यू आ जाएंगी, पहली दफा वाई और दूसरी दफा जेड। तो अब जब ये चेंजेस अप्लाई कर लूं तो इसका फायदा ये है कि मैं कन्वीनियंटली इस प्रोडक्शन को इरेज कर सकती हूँ। तो ये प्रोडक्शन, ये ग्रामर और ये ग्रामर बिल्कुल सेम, ठीक है। तो ये है किलिंग नल प्रोडक्शंस, कि आप चाहें तो अपनी ग्रामर के अंदर से किसी भी नल प्रोडक्शंस को इरेज कर सकते हैं। एक्चुअली ये थी, मैं इसको वापस अपनी पुरानी शक्ल में लेकर आ रही हूँ। चलिए छोड़ देते हैं इसको। आप जब LMS से डाउनलोड करेंगे तो आपके पास वो पुरानी इसकी ये आ गई, ठीक है। ये थी कि हमने और इस पूरे रूल्स को हम एक स्टेप में भी लिख सकते हैं कि सिर्फ ऐसे ही प्रोड्यूस कर रहा है सारे सिंबल्स को। तो अब हमारी प्रोडक्शन दिखने में आपको कम्प्लेक्स लग रही थी, लेकिन इसकी कम्प्लेक्सिटी इस तरह से कम हुई कि एक ही सिंबल है, एक ही फंक्शन है। यहाँ फंक्शंस 2 थे या 3 थे, तो अब फंक्शन एक ही रह गया, इसलिए इसकी कम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये एक एग्जाम्पल है यूनिट प्रोडक्शंस को इरेज करने की, कर सकते हैं। चलें, अब हमारे पास क्योंकि टाइम कम है, मैं इसका सॉल्यूशन आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, अभी तो हमें 3-4 प्रोडक्शन नजर आ रही हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब सॉल्व करेंगे ना तो ये एक ई पर आकर फॉल हो जाएंगी और हमारे सारे अननेसेसरी वेरिएबल्स खत्म हो जाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये करेंगे कि ये जो आई है, एफ प्रोड्यूसेस आई, ये आई हमें यहाँ पर जरूरत नहीं है, ये आई यहाँ से इरेज करना चाहेंगे। तो ये आई इरेज करने का क्या तरीका होगा? आई इरेज करने का ये तरीका होगा कि ये सारी की सारी प्रोडक्शंस जो हैं आई वाली, ये आई की जगह आ जाए। तो आई एफ प्रोड्यूसेस ए बी, आई बी, I0, I1, ये सारी प्रोडक्शन किसकी जगह आ जाएंगी? आई की जगह, ठीक है। तो हमारी एफ वाली प्रोडक्शन लंबी हो जाएगी। और फिर हम क्या करेंगे, इस एफ को जब इरेज करना चाहेंगे तो एफ वाली सारी प्रोडक्शन टी की जगह आ जाएंगी, और आखिरी स्टेप में एफ वाली सारी प्रोडक्शन टी की जगह आ जाएंगी। तो हमारा वेरिएबल एक अकेला रह जाएगा। जब हम उसमें यूनिट प्रोडक्शन डिलीट करना चाहेंगे तो हमारी ग्रामर इस तरह दिखेगी, जिसमें कोई यूनिट प्रोडक्शन नहीं होगी। मैम मतलब ये सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ना? ये बिल्कुल सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन ही की जाती है, नल प्रोडक्शन को भी डिलीट करते हुए और यूनिट प्रोडक्शन को भी डिलीट करते हुए, ठीक है। हम 3 स्टेप्स तक पहुंच चुके हैं, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के बहुत करीब आ गए हैं। आखिरी स्टेप है बहुत आसान और बहुत मजेदार, वो ये है कि अगर आपकी, हमने कह दिया यूनिट प्रोडक्शंस भी खत्म हो चुकी हैं अब तक लैम्डा प्रोडक्शंस भी खत्म हो चुकी हैं, लेकिन अगर वेरिएबल बहुत सारे, इतने सारे, तो अब इनको खत्म कैसे किया जाए? हमें पेयर सिर्फ रिक्वायर्ड है और यहाँ पर तो इतने सारे हैं। तो अब क्या कर सकते हैं, इसका सिंपल रूल ये कर लेंगे ना, इनको हम, जैसे आखिरी 2 है ना, इन 2 के लिए मैं एक नया सिंबल ऐड कर लूं, FG। तो FG के लिए मैं एक सिंबल ऐड कर लेती हूँ, लेट्स सपोज Z। Z प्रोड्यूसेस FG, ये लिख सकती हूँ मैं। तो इसका मुझे ये फायदा है कि मैं यहाँ पर लिख दूं FG के बदले सिर्फ और सिर्फ, FG के बदले सिर्फ और सिर्फ Z, ठीक है। मैम ये तो हम पीछे आ गए ना, मतलब हाँ देखिए, एक मिनट, मुझे 1 मिनट दें बेटा, मुझे 1 मिनट दें, उसके बाद आप क्वेश्चन पूछिएगा,
ठीक है, ये मैंने किया, अभी फिलहाल मेरे ऊपर एतबार कर लें कि मैंने क्यों किया, मैंने एफ जी को खत्म करके यहाँ पे जेड लगा दिया। अब मेरे पास ई जेड है, मैंने एक सिंबल ऐड किया, y प्रोड्यूसेस ई जेड। कर सकती हूँ मैं, अगर मैं y प्रोड्यूसेस ई जेड कर देती हूँ तो मैं यहाँ पर कन्वीनियंटली लिख सकती हूँ ई जेड के बदले y, डी आएगा, डी और फिर y, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक और सिंबल ऐड कर लेती हूँ, एक और सिंबल ऐड कर लिया मैंने, x, नाम आपके हाथ में, आप कोई भी नाम रखे, ठीक है। और इससे मैं प्रोड्यूस करवा सकती हूँ dy। सही है मैम। तो इसका ये फायदा हुआ कि मैं यहाँ से dy हटा के क्या लिख दूं, x, ठीक है। एक और ले लेते हैं सिंबल w। w क्या प्रोड्यूस कर रहा है, cx, तो मैं यहाँ cx के बदले लिख दूं w, ठीक है। एक और सिंबल ले लेते हैं v। v क्या प्रोड्यूस कर रहा है, bw, तो अब मैं bw की जगह क्या लिख सकती हूँ, v। आ गई चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, बिल्कुल आ गई, ठीक है ना। इतने सारे वेरिएबल्स थे, लेकिन वो क्या था कि एक प्रोडक्शन के अंदर हमें इतने सारे वेरिएबल्स नहीं चाहिए। अब अगर इतने सारे थे तो चॉइस तो हमारे पास कोई नहीं है, चॉइस तो हमारे पास यही है कि हमें 5-6 वेरिएबल्स कॉल करने पड़ेंगे, लेकिन ये चॉम्स्की फॉर्म में आ गए। अब ये इस तरह कॉल होंगे तो सिंप्लीफाइड फॉर्म रहेगी। जी जोया, अब आपको मेरी बात समझ में आई कि मैं क्यों कर रही थी? यस मैम, आ गई। ठीक है ना। ये हम कहाँ से चले थे? जी बेटे मलूक पूछे। ये ट्रांजिटिविटी लाजमी रखनी है जैसे आप रख रही हैं, ये रूल है ना, उसके अलावा आप खत्म नहीं कर पाएंगे। ये रूल फॉलो करना लाजमी है, वरना खत्म नहीं कर पाएंगे ना। सिंबल्स खत्म कैसे होंगे? अगर आपके पास कोई और बेटर तरीका है तो आप सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा खत्म नहीं होगा। तो यहाँ पर एक वही सिंबल में मैंने बात की हुई है कि ABCD है, तो लेट सपोज मैंने एक सिंबल इंट्रोड्यूस कर दिया E, और वो E क्या प्रोड्यूस कर सकता है, वो EBCD प्रोड्यूस कर सकता है, तो मैं इसको सिंपल AE लिख सकती हूँ, ठीक है। अब BCD के लिए मैं अलग एक और सिंबल इंट्रोड्यूस कर दूं, इनको भी 2 में ब्रेक कर दूं, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या करूं, अभी चॉम्स्की फॉर्म तो नहीं मिली ना मुझे ये लिखने से भी, F प्रोड्यूसेस, या तो BC कह दूं या CD कह दूं, CD कह देती हूँ, तो मैं क्या कह सकती हूँ, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म इसकी। क्लियर हो रहा है? एग्जाम्पल करेंगे तो आपको चीज और क्लियर होगी। या मैंने एक कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल ले ली। ये एग्जाम्पल के अंदर देखें कि बाकी सारी ग्रामर तो बिल्कुल सही है, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में ही है, लेकिन ये कुछ प्रोडक्शंस हैं, EPT, TMF, LER, TMF, ये सारी ये हमारे लिए चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। तो अब इनका हल क्या होना चाहिए? इनका हल ये है कि हमने 3 नए सिंबल इंट्रोड्यूस किए, C1, C2, C3। C1 को वैल्यू दे दी PT, C2 को वैल्यू दे दी MF और C3 को वैल्यू दे दी ER। तो इसका फायदा ये हुआ कि अब जहां पर पहले देखें EPT था, तो अब मुझे EPT लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ E की जगह C1 लिख दिया, T C2 लिख दिया, और ये पूरी की पूरी ग्रामर हमारी चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में आ गई। ठीक है, तो ये थी हमारी आखिरी स्लाइड। ये जो आपको उसमें नजर आ रहा है ना, ये नॉन ग्रेडेड असाइनमेंट है, आप करना चाहें तो जरूर करें, बहुत अच्छी बात है। इसको एक दफा करके यहाँ से उठने से पहले, आपके भले के लिए कह रही हूँ, मेरा अपना कोई फायदा नहीं। अगर आप अभी ये लेक्चर खत्म करने के बाद इस ग्रामर को चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में करके उठेंगे, तो ये बात आप मेरी शर्त लगा लें कि फाइनल एग्जाम के वक्त आपको इसकी प्रैक्टिस अच्छी करने की जरूरत नहीं होगी, आपको ये रिफ्रेश होगा। लेकिन अभी अगर आप ऐसे उठ गए ना, तो आपको दोबारा 2 घंटे देने पड़ेंगे इसको समझने के लिए। तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप उठें, ये नॉन ग्रेडेड असाइनमेंट है, लेकिन आप उठने से पहले इस ग्रामर को चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके और फिर उठिएगा।
बुक में एग्जांपल सॉल्व हुई हुई है, बुक में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा हेल्प के लिए, लेकिन आप अपने फायदे के लिए, अपने बच्चे की तरह ही समझ के मैं आपसे कह रही हूँ कि आप उसको करके ही उठिएगा, ठीक है, ताकि आपको फायदा हो उसका। चलिए वेरी गुड, ओके मैम, नसीम का रिस्पॉन्स आ गया। तो यहाँ पर आज के कंटेंट्स मेरे खत्म हो गए। अब आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ। मैम ये उस स्लाइड पे तो जाएं, पहले जो एडिशनल वेरिएबल में पहले एडिशनल वेरिएबल फोर्थ ना, हाँ फोर्थ रूल में एडिशनल वेरिएबल ऐड कर मैम। और ऊपर वाले हाँ ये इसमें मैम जैसे अगर इसमें एफ भी है हमारे पास, अगर इसमें या F, ये भी सही है मैम, ये भी सही है, नहीं एफ हटा दें मैम, ठीक है। अगर मैं मैम डी को एक लूं जेड और बी सी को लूं, हाँ तो आप ऐसे भी अलग कर अलग सकते करके हैं, ये मैं नहीं ले सकता, बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि मैम आप अल्टीमेटली। कम्यूटिविटी रख रही थी। ना ये जरूरी नहीं है, वो सीक्वेंस आप अपनी फॉलो करें। आप कह रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि Z प्रोड्यूसेस D E और Y प्रोड्यूसेस BC, Y प्रोड्यूसेस BC, हाँ ऐसे, ठीक है। तो अब मैं क्या करूं, इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि ये AY हो गया, ठीक है, और ये हो गया AZ। हाँ मैम, अब एक और बनाएंगे बस, तो बनाना जरूरी है, एक और बनाएंगे, वो क्या होगा सजेस्ट करें। X बनाएंगे, X बना ले, क्या होगी उसकी वैल्यू, YZ कह रहे हैं, ठीक है YZ रखें, AY रखें YZ रखें, आपकी मर्जी। तो अब क्या कर सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं X, बिल्कुल कोई मसला नहीं है, ये नाम रखना आपके ऊपर है, लेकिन टारगेट यही है कि वेरिएबल्स जो हैं वो दो में ब्रेक हो जाए। सही है, ठीक, ओके मैम। और कोई क्वेश्चन बच्चों? चलें, आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप यहाँ पर फोरम LMS पर क्रिएटेड है, उस पर आप पोस्ट कर सकते हैं। ये आपको दिखा दूं, ये है हमारे आज के कंटेंट्स, ये हमारा फोरम। तो आप यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन रह जाए तो पोस्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट सेशन में मैं उसका जवाब दे दूंगी। और ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म की यही वाली ग्रामर है, इसको आप कन्वर्ट करके अगर ज़रूर करें तो यहाँ पर सबमिट कराएंगे, मुझे पता लगेगा कि आपने कंट्रीब्यूट किया है क्लास में, ठीक है। और आप ये वाला सेशन तो अपना तो ज़रूरी देखिएगा, लेकिन आप लोगों में ज़रूर सजेस्ट करूंगी कि आप B सेक्शन वाला सेशन भी ज़रूर देखिएगा, और देखिएगा उन्होंने क्लास में ही मुझे कर करके जल्दी, क्योंकि आज मुझे बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ा तो मैं आप लोगों को टास्क दे नहीं सकी, लेकिन उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी और वो क्लास में ही मुझे उसी वक्त सॉल्व कर करके स्नैपशॉट भी भेजते जा रहे थे। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपकी इसी तरह की पार्टिसिपेशन एक्सपेक्ट करूंगी, ठीक है। तो आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अगला एजेंडा हमारा है पुश डाउन ऑटोमेटा, लेकिन उससे पहले आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके आइएगा, ठीक है। ओके मैम, सही है, थैंक यू। मलूक, जोया, वेरी गुड, नसीम और बहुत सारे बच्चे थे जो कौन कौन थे मैं नाम भूल रही हूँ, सारे बच्चे बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट कर रहे थे, लेकिन शरारतें जो बाकी बच्चे कर रहे थे, तो मेहरबानी करके मेरे ऊपर मेहरबानी करें और ये शरारतें जरा कम कर देती, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।